हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। अभी तक आपने यदि सुश्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है निजी कंपनी के विशेषाधिकार या विशेषताएं, स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो हमने अभी कंपनी क्या होती है पिछले वीडियो में देखा है। अब निजी कंपनी की विशेषताएं। पहली विशेषता है सदस्यों की न्यूनतम संख्या। तो निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य मिलकर अपनी कंपनी का प्रारंभ कर सकते हैं। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है। उसके बाद है संचालकों की संख्या। तो निजी कंपनी के संचालकों की न्यूनतम संख्या भी 2 है, यानी 2 लोग मिलकर कोई भी निजी कंपनी प्रारंभ कर सकते हैं और वही 2 लोग मिलकर संचालन भी कर सकते हैं। कम से कम 2 लोग होना आवश्यक है। फिर है अंशों के आवंटन पर प्रतिबंध नहीं। तो निजी कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन कर सकती है, यानी अपने जो शेयर्स हैं वो बेच सकती है। फिर है प्रविवरण। एक निजी कंपनी को प्रविवरण या प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रविवरण का मतलब ये होता है कि जब भी शेयर्स बाजार में बेचने के लिए आते हैं तो उन शेयर्स के बारे में या उस कंपनी के बारे में एक विवरण होता है जो पहले देना पड़ता है कि कंपनी किसके नाम की है, शेयर्स कैसे हैं, कितने रुपए के हैं, किस प्रकार के हैं, कंपनी ने कैसी तरक्की की है, इस बारे में विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही शेयर्स बाजार में बेचने के लिए ला सकते हैं। फिर व्यापार प्रारंभ करना। तो निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही अपने व्यापार का प्रारंभ कर सकती है। उसको व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी जैसे ही समामेलन हो जाएगा वैसे ही व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है। फिर है वैधानिक सभा। निजी कंपनी को अपने सम्मेलन के बाद वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सार्वजनिक कंपनी को आवश्यकता होती है, निजी कंपनी को नहीं होती। फिर योग्यता अंश। निजी कंपनी के संचालकों के लिए योग्यता अंश क्रय करना अनिवार्य नहीं है, यानी संचालकों के लिए जो उस कंपनी का योग्य बनने के लिए जो अंश खरीदना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर आवश्यक नहीं होता है कि योग्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शेयर्स खरीदे जाएं तब वह कंपनी में योग्यता प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। फिर संचालकों की आयु सीमा। तो संचालकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष की होनी चाहिए। निजी कंपनी संचालकों की आयु होना चाहिए निजी कंपनी में 65 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। फिर संचालकों को ऋण। निजी कंपनी में केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना संचालकों को ऋण दिया जा सकता है, यानी आवश्यकता नहीं है कि संचालकों को ऋण देते समय केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए। फिर है प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर प्रतिबंध नहीं। निजी कंपनी के संचालकों एवं प्रबंधकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर अधिकतम राशि का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पारिश्रमिक कितना भी दिया जा सकता है प्रबंधकों के द्वारा, उस पर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी के लाभ या गुण, एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ कंपनी। और दूसरा टॉपिक है कंपनी की सीमाएं, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। आज हम ये दोनों टॉपिक आगे पढ़ेंगे। कंपनी के लाभ या गुण।
में पहला है बृहद उत्पाद। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उसे बहुत लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स खरीदने के कारण धीरे धीरे कंपनी के पास बहुत धन इकट्ठा हो जाता है और इस कारण कोई भी कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है और लाभ कमाती है। अगला है कुशल प्रबंधक। कई अंशधारी होने के कारण कंपनी अपने प्रबंध के लिए एक कुशल प्रबंधक को नियुक्त करती है और उसे उच्च वेतन देकर उसके द्वारा की गई सेवाओं को प्राप्त करती है, और कुशल प्रबंधक होने के कारण वह कंपनी अच्छी चलती है और लाभ कमाती है। फिर है आयकर संबंधी छूट। कंपनी को सरकार के द्वारा कंपनी एक्ट के तहत कुछ करों में छूट दी जाती है, जिसका लाभ कंपनी को होता रहता है। फिर है जोखिम का विभाजन। कंपनी के शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा होने के कारण जो जोखिम एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति के लिए होती है या साझेदारी में सारे साझेदारों के लिए होती है, वैसे अंश खरीदने वालों के कारण कंपनी की जोखिम उन अंशधारियों के बीच बंट जाती है, इसलिए जोखिम का विभाजन हो जाता है। फिर बचत को प्रोत्साहन। कंपनी के अंशों के लिए आवेदन, आवंटन और वाचना के रूप में राशि मांगे जाने के कारण कम आय वाले व्यक्ति भी थोड़ी थोड़ी बचत करके शेयर्स खरीद लेते हैं, इसलिए लोगों में बचत को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है जन विश्वास। कंपनी पर जनता का विश्वास रहता है, जिसके कारण जनता कंपनी के अंशों का तुरंत क्रय कर लेती है। जन विश्वास के कारण ही अंबानी, बिड़ला, टाटा, मित्तल कंपनियों के अंश के आवेदन निर्गमित पूंजी के अनेक गुना ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं। टाटा, बिड़ला जैसी कंपनियों पर लोगों का विश्वास होने के कारण ये कंपनियां बहुत ऊंचाई तक जा चुकी है। फिर है ऋण की प्राप्ति। कुशल और अनुभवी प्रबंधक होने के कारण कंपनी को वित्तीय संस्थाओं से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। और फिर है एकाधिकार के लाभ। बड़े पैमाने पर उत्पादन और असीम वित्तीय क्षमता के कारण कंपनी अपने व्यापार में एकाधिकार का लाभ प्राप्त करती है। बहुत ज्यादा पैसा होने के कारण किसी एक वस्तु को बनाने का कार्य चालू होता है और उतने टक्कर में कोई दूसरी कंपनी नहीं आ पाती, इसलिए एकाधिकार कंपनी को एकाधिकार का लाभ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी की सीमाएं, डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। इसमें पहला है निर्माण में कठिनाई। जब कंपनी बनाई जाती है तो प्रारंभ में उसके निर्माण करने के लिए जो औपचारिकताओं के साथ काफी प्रलेख तैयार किए जाते हैं, जो कागजों का निर्माण किया जाता है, वो करना बहुत कठिन हो जाता है और उसके लिए प्रारंभ में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तब कंपनी बनती है। फिर है प्रवर्तकों का कपट। प्रवर्तक यानी जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, ये इनका जनता विश्वास करती है, पर कभी कभी ये जनता से कपट कर लेते हैं, इसका नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ता है। फिर है गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता ही व्यापार के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है, परंतु कंपनी में कई साझेदार होने के कारण या कई शेयर होल्डर्स होने के कारण गोपनीयता का अभाव होता है। फिर निर्णय में विलंब। कंपनी में प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं, जिसके कारण निर्णय लेने में देर लग जाती है। प्रबंध के विभिन्न स्तर यानी हमने देखा था उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो स्तर के अनुसार निर्णय लेने के कारण कभी कभी निर्णय लेने में विलंब होता है और कभी कभी ये विलंब फायदेमंद भी होता है, क्योंकि विलंब होने के कारण कहीं कहीं फायदा हो सकता है। फिर है सट्टेबाजी। कंपनी के अंश
स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं और इन अंशों का क्रय विक्रय होता है, तो यह क्रय विक्रय सट्टेबाजी को भी बढ़ाता है। फिर सरकारी हस्तक्षेप, कंपनियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, जिसके कारण कंपनियां स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती। कंपनी भले ही प्राइवेट हो, लेकिन फिर भी उसको सरकार के द्वारा दिए गए कानूनों के अंतर्गत ही व्यापार करना होता है, इसलिए सरकार का भी पूरा पूरा हस्तक्षेप होता है। फिर है कुटीर उद्योगों का अंत। कंपनी की स्थापना में कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी में जो सामान बन रहा है लोग वो खरीदने लगते हैं, और जब वो सामान बहुत बड़ी मात्रा में बनता है तब वो कम लागत पर बनता है और सस्ता मिलता है, जबकि कुटीर उद्योगों में बनने वाला सामान ज्यादा लागत पर कम सामान बनता है, इसलिए कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे अंत हो जाता है। और फिर है अंशधारियों का शोषण। कंपनी के संचालक जो होते हैं वो अपने हित के लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनका शोषण करते हैं। यानी अभी हमने देखा कि कंपनी के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं, लेकिन दोष होने के बाद भी लाभ अधिक हैं, इसलिए कंपनी जो संगठन है वो एक सफल संगठन कहलाता है कंपनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगी। थैंक यू।